वार्म वेलकम टू न्यूज़ एड्रीस। अमरीकी अरकान कांग्रेस की जानिब से सदर जो बाइडन को खत के बाद अब पाकिस्तान के अरकान पार्लियामेंट ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक खत लिख दिया है। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने सदर बाइडन से भी बानी तहरीक इंसाफ की रहाई के लिए दबाव का मुतालबा किया था। पाकिस्तानी अरकान असम्बली ने इस मुतालबे को पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करार दे दिया है। तारिक फजल चौधरी, मुस्तफ़ा कमाल, खालिद मगजी समेत 160 अरकान जो कि नेशनल असम्बली के मेंबर हैं, उनकी जानिब से लिखे गए इस खत में ये कहा गया है कि समझते हैं कि वज़ीर आज़म के ज़रिए कांग्रेस अरकान को आगाह करें कि आम इंतखाबात पर कांग्रेस के अरकान के ख्यालात गलत हैं। फरवरी के आम इंतखाबात को बैनुल-अक़वामी सतह पर आज़ादाना और मुनसिफाना तस्लीम किया गया। PTI की कोशिश रही है कि वो इस इंतखाबी मशक़ को बदनाम करे। PTI ने 2008 और 2013 के इंतखाबात में भी यही काम किया था। पाकिस्तान जमहूरी चैलेंजेस से नबरत आजमा है, जिसको इंतहा पसंदी की सियासत ने मज़ीद पेचीदा कर दिया है। उसके आगे काफ़ी लंबा मतन है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस लेटर में क्या लिखा गया। क्वेश्चन ज़रूर है कि अपने ही प्राइम मिनिस्टर को आपने ख़त लिखा है। अगर आप चाहते तो डायरेक्ट एक रेजोल्यूशन पास कर सकते थे, आप चाहते तो फिर आप डायरेक्ट एड्रेस कर सकते थे अमेरिकन कांग्रेस को, बट यहाँ पे ब्रीफिंग अपने ही प्राइम मिनिस्टर को ही है, बट ख़त किताबत शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ इस वक्त तहरीक इंसाफ एक नई तहरीक चलाने का दावा भी कर रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने धमकी दी है कि इस बार हम घरों में से जब निकलेंगे तो हम नहीं आए तो हमारे जनाजे पढ़ लें। लेट्स वॉच दैट। हम निकलेंगे तो अपने घरों में हम बता के निकलेंगे कि अगर हम वापस ना आए तो बस ठीक है, फिर हमारे जनाजे पढ़ लेना, क्योंकि अब हमें समझ आ चुकी है कि शराफत से, इज्जत से, कानून के मुताबिक इस मुल्क पे हक नहीं मिलता। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम पुरअमन रहें, कानून के अंदर रहें, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद है तो मजबूर नहीं किया जाएगा, उससे पहले ही मसला हल हो जाएगा। लेकिन अगर ना हुआ तो फिर ये जो हमारे अंदर ये खून है, का जो कलर है वो लाल है, रेड, किसी का निशान है इनकलाब का। तो जब खून का रंग रेड है तो मतलब है कि इनकलाब लाए बगैर मसाइल हल नहीं होते। हुकूमत तो शायद कोई भी प्रेशर नहीं लेती अली अमीन गंडापुर साहब का, लेकिन क्या उनके अपने वर्कर्स भी इसको संजीदगी से ले रहे हैं? कुछ अर्से पहले से मुसलसल हम देख रहे हैं कि इसी किस्म के बुलंद बाम दावे करते रहे हैं चीफ मिनिस्टर। जरा देख लीजिए। हक ना मिला तो हम इस्लामाबाद में इस हुकूमत से इस्लामाबाद पे कब्जा करेंगे। बीच में मत आना, समातम मस्त कलंदर होने दो, इंशाल्लाह तीन चौक पे जलसा होगा। इस दफा जब हम निकलेंगे दास्तान भी नहीं रहेगी तुम्हारी दास्तानों में। खुदा की कसम पंगा लिया, तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हें बांग्लादेश भूल जाएगा। उस दिन तो मैंने छोड़ दिया तुम लोगों को, अगली दफा अगर तुम हत्या चढ़ोगे खुदा की कसम मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगर कोई गोली बरसाएगा उस पे गोली बरसाई जाएगी। तुम एक टीयर गैस मारोगे, हम 10 मारेंगे। जब निकलते हैं तो सर पे जो हमारी सफेद चादर है कफन बना के निकल। कोई रोक सकता है तो रोक ले। पख्तूनख्वा में इमरान खान की हुकूमत है, अब वो हुकूमत अपनी ग्रिप में है, ऐसे मुट्ठी में अंडर द चमक का इख्तिताम उस वक्त हुआ जब वो डी चौक पर अचानक गायब हो गए, जिससे कारकुनान में शदीद मायूसी फैली। फिर जब वो नज़र आए और नज़र भी आए खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में, फिर उन्होंने कहा कि अच्छी खबरें आने वाली हैं पाकिस्तान के लिए। ये भी देख लीजिए। पूरी उम्मीद रखी है इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा, इंशाल्लाह जल्द पाकिस्तान के लिए एक अच्छा फैसला सामने आएगा। अली अमीन गंडापुर साहब ने हाल ही में एक और धमकी दी थी कि अगर सीनियर जज को चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया तो मुल्क बंद कर देंगे। उस धमकी के चंद दिन बाद वो नए चीफ जस्टिस की हल्फ बर्दारी की तकरीब में आगे की सफ़ों में बैठे हुए थे। इसीलिए क्योंकि वो भी तनकीद करते हैं मरियम नवाज़ पे, चीफ मिनिस्टर पंजाब पे, वो उन पर तनकीद करती हैं। उन्होंने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया और ऑलमोस्ट शदीद किस्म का तंज किया। ज़रा देखिए। मेरे मुखालिफ की हेडलाइन क्या है? हमला कर दो, मार दो। इसको नहीं मानते, उसको नहीं मानते, ये जो चीफ जस्टिस है इसको नहीं मानते, ये तरमीम हम वापस कराएंगे। और जब मैं चीफ जस्टिस की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी मैं उसमें दाखिल हुई, वही लोग सामने बैठे हुए थे उनकी हल्फ की तकरीब के अंदर। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं हंसूं या रोऊं। टीवी पे एक दिन पहले फरमा रहे थे कि हम ये जब PTI के सीनियर मेंबर शेख वक्कास अकरम हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच शेख साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ये जो ख़त किताबत शुरू हुई है वहाँ से आगाज़ कर लेते हैं। वज़ीर आज़म को ख़त लिखकर मेंबर नेशनल असम्बली कह रहे हैं कि पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से ख्यालात गलत हैं, अमेरिका को बताएं। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? पहली बात तो ये मुझे लगता है जो इंट्रो मैंने आपका सुना है, आप सिर्फ आज अली अमीन गंडापुर साहब की ज़ात पे ये प्रोग्राम करना चाहती हैं। चले सो बी इट। आपने MNAs के खत का कहा कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लिखा है, शहबाज शरीफ को। मैं ये समझता हूँ कि बात मेरे लिए मज़का खेज है। इट्स वेरी फनी। ये बेचारों की जो अक्ल है वो वक्त के साथ साथ जो है वो बिल्कुल
क्या उसे कहते हैं कि गहना गई है। इन्हें इस बात की समझ नहीं आती कि क्या आपकी और खसूसन ऐसी हुकूमत जो दूसरे मुल्कों की भीख पे चल रही है, जिसके बगैर बाहर की असिस्टेंस के बगैर गुजारा नहीं है, आपकी यह हैसियत है कि आप उनको कह सकते हैं कि आप हमारे मामलात में मुदाखलत ना करें। एंड डू अमेरिकन रियली केयर कि पाकिस्तानी MNAs ने प्राइम मिनिस्टर को क्या खत लिखा है? मैं आपको एक वाकया याद दिलाता हूं। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस आएंगे उनकी तलाशी ली जाए, और यहां पे बड़ी गर्मा गर्मी हुई। उन्होंने कहा जब अमेरिकन कांग्रेसमैन पाकिस्तान आते, पुरानी बात है, 5-7 साल पहले की बात है, तो वो तो बड़े प्रोटोकॉल्स में आते हैं, जहाज से उतरते हैं, गाड़ी साथ लगी होती है सीढ़ी के, और ले जाते हैं। हम भी तो मेंबर हैं पार्लियामेंट के। बड़ी उछल कूद हुई, बड़ा यहाँ पे रेजोल्यूशंस पास की गई। आपको याद होगा ड्रोन्स के हवाले से भी अमेरिकन के खिलाफ यहाँ रेजोल्यूशन पास होती रही, याद होगा आपको। कोई पीपल्स पार्टी के दौर में भी, नून लीग के दौर में भी। क्या हुआ फिर? कुछ भी नहीं हुआ। न उन्होंने इनकी बात को कोई तवज्जो दी, न इनकी बात को कोई अहमियत दी। जो कौमें और जिन कौमों के हुक्मरान हर चौथे दिन भीख मांगते फिरते हैं, उनके मुंह से ये ड्रामे अच्छे नहीं लगते हैं। Nobody takes your letters seriously। और खसूसन उन MNAs के लिखे हुए जो अमेरिकन को और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता है कि वो फॉर्म 47 वाले हैं, और अमेरिका से लेके ब्रिटेन तक तमाम उनकी जो कांग्रेस और पार्लियामेंट्स हैं वो कह चुकी हैं कि ये इलेक्शन शैम थे। तो उन MNAs का अपने प्राइम मिनिस्टर को लिखा हुआ खत इंटरनेशनल कम्युनिटी और खसूसी अमेरिकन को सीरियस लेंगे? ये बच्चों वाले काम करें। अगर मैं क्विकली क्लैरिफाई कर दूं कि मेरा बिल्कुल भी जात को अटैक करना किसी का भी कभी भी मकसद नहीं हुआ। ही इज चीफ मिनिस्टर KPK, ही इज फेस ऑफ PTI, इसलिए उनके ऊपर ज्यादा नजरें करें मैं, और कोई मसला नहीं। I am here, कोई ऐसी I will answer any question। राइट, क्योंकि अभी आते हैं पॉलिसी के ऊपर भी आ जाते हैं, बट क्वेश्चन इज शेख साहब, डू यू थिंक कि जो आप लोग एक हमें बड़ी एक्टिव नजर आ रही है PTI USA में, क्या उसका प्रेशर पड़ रहा है हमारी नेशनल असेंबली पे? इज दैट व्हाई दे रोट द लेटर? आई डोंट नो, मेरे ख्याल में ये किसी सूडो इंटेलेक्चुअल का ये अपने प्राइम मिनिस्टर को मशवरा होगा। इनके पास है कई सूडो इंटेलेक्चुअल, वो जो बताते फिरते हैं जी एंजो ना लेटर है तो इंज तुसी लेटर लिखते हो। चली हेल, अपना कद देखो, अपना साइज देखो, उसके बाद देखो कि तुम खाता लिख किसको रहे हो। ठीक है जी। मैं नहीं समझता ये इनकी तरफ से कोई ऐसा फजूल सा भोंडा सा मशवरा है। ये पाकिस्तानी खतों से और खसूसन इन 2 नंबर फॉर्म 47 के MNAs के खतों का कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स जस्ट आई डोंट नो व्हाई शुड वी वेस्ट टाइम ऑन दिस लेटर थिंग। राइट, बट ज़ल्मे खलीलजाद साहब को तो आज आपने भी थैंक यू किया है। ही इज अ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट। डू यू थिंक कि उनका कहना रिलीज हो जाए? anybody फरिया, anybody and everybody from around the world जो इमरान खान की रिहाई के लिए आवाज उठाएगा, चाहे वो कोई छोटा आदमी है, चाहे कोई बड़ा आदमी है, चाहे कोई सरकारी आदमी है, चाहे कोई गैर सरकारी आदमी है, चाहे कोई पाकिस्तानी है, चाहे कोई गैर पाकिस्तानी, जो मेरे कायद की रिहाई के लिए आवाज उठाएगा, उसके हक के लिए आवाज उठाएगा, हम उसके शुक्रगुजार हैं। राइट, आज PTI रहनुमाओं की नहीं मुलाकात हो सकी बानी PTI से, क्या वजह क्या है? वो कुछ लोग जो कहते हैं ना, आजकल पिछले 1 हफ्ते से एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा हो रहा है कि शायद पता नहीं कोई डील हो गई है। मैं उन अकल के अंदों को बताना चाहता हूँ, देखो डील हो गई है, अगले साल मिलन भी नहीं दे रहे हो। वजह क्या है? वो घबराते हैं कि खान से जब मिलेंगे तो खान कोई ऐसा मैसेज या कोई ऐसी कॉल दे देगा जिसकी वजह से इनको फिर दौड़ना पड़ेगा और सारी पुलिस और रेंजर्स और सारे इदारे सीधे करने पड़ेंगे, तो उससे घबराते हैं। इसीलिए वो पार्टी के कायदीन से और पार्टी वर्करों से खान को दूर रखना चाहते हैं। मगर आज वो जो पिटीशन एक हाई कोर्ट में हमने की थी, देखे ना, ये वहां पे गए तो उन्होंने कहा जी आप एक एफिडेविट साइन करें कि आप पॉलिटिकल बात नहीं करें। जो आज हाई कोर्ट में फैसला आया है उसमें हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो लिखा हुआ था कि जी पॉलिटिकल बात नहीं होगी, उन्होंने कहा ये निकालें आप बीच में, ये बात ही गलत है। ये क्या नॉनसेंस बात है कि इतनी बड़ी पार्टी के लीडर को आप मिलने जाएं और आप सियासी बात ना करें तो की करिए, और नाल फिर किचन दियां गल्लां करिए, फिर कोई रेसिपी डिस्कस करिए, फिर टोटके करिए, की करिए बैठ के। हमें उनकी सेहत के बारे में कंसर्न्स हैं। उनकी सेहत और सलामती के बाद जो बात उनसे होती है वो पॉलिटिक्स पे ही होगी ना। स्टूपिड लोग हैं ये। तो उस वजह से फिर इन्होंने उस डर से वो मुलाकात नहीं करने दी। 3 घंटे वो वहां खड़े रहे, व्हिच इज सैड एक्चुअली।
पर लेट्स सी कि अब हाई कोर्ट अपने ऑर्डर्स किस तरह इंप्लीमेंट करवाती है। ऑर्डर्स तो दे दिए हैं आज जी हाई कोर्ट ने। राइट अब आ जाते हैं अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ। उनकी बहुत जज्बाती स्टेटमेंट्स हैं, आई एम श्योर ही इज़ योर फ्रेंड, यू विल एग्री विद दैट। आपके ख्याल से इस कदर ज़बरदस्त जज्बात में बार बार स्टेटमेंट देना, जबकि अभी आपकी मैंने देखी एक्स के ऊपर बड़ी लंबी आपने तरीक़ाकार बताया एहतजाज करने का, उसमें कॉशन है, उसमें गाइडलाइंस हैं, सो ये थॉट थ्रू प्रोसेस होना चाहिए, ना कि ऐसे बढ़के मारनी चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? नहीं, बढ़के तो नहीं है जी। जब आप उसे कहेंगे कि तुम्हारी हम शक्ल देखेंगे अगर तुम अटक क्रॉस करके दिखाओ, तो फिर वो जज्बाती आदमी जरूर है, वो KPK का शेर है। जब आप उसको ललकारेंगे कि क्रॉस करके दिखाओ अटक, तो वो तुम्हें क्रॉस करके दिखाएगा अटक। आपने एक दफा कहा, उसने एक महीने में 3 दफा अटक का पुल क्रॉस किया। सो डोंट प्रोवोक हिम, ही कम्स फ्रॉम अ लैंड ऑफ पीपल जो कि हॉस्पिटेबल है, जज्बाती है, अपना बदला नहीं छोड़ते हैं और दोस्तों के दोस्त हैं और अपने प्यारों के लिए जान देने को तैयार होते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ जो है वो छेड़खानी अच्छी नहीं होती। वो जब आप करेंगे, उसको प्रोवोक करेंगे, वो बिल्कुल अपने अंदाज में वो आपको जवाब देगा, और वो देता है। और फिर वो सिर्फ जवाब नहीं देता, जब वो कहता है कि मैं अटक क्रॉस करूंगा, तो वो अटक क्रॉस करता है। सो अब क्या प्लानिंग है PTI की? आप प्लान कर रहे हैं एक और एहतजाज करना? जल्द से अनाउंस करेंगे। कई जगहों पे कन्वेंशंस होंगे, कई जगहों पे एहतजाजी मार्चेस होंगे, और कुछ नया भी होगा जी, कुछ नया भी होगा। और जब आप कहते हैं कुछ नया होगा, तो कुछ नया क्या होगा? समथिंग मिक्स एंड मैच, को हाइब्रिड सा वे ऑफ प्रोटेस्ट, जिससे हमारा पॉइंट जो है फॉर रिलीज ऑफ इमरान खान वो भी इफेक्टिवली रजिस्टर हो जाए और दुनिया को पता चल सके। सिर्फ मारे खा के या गोले खा के तो नहीं आपने अपना पॉइंट रजिस्टर कराना, जो हर दफा हमारे साथ होता है। जब ਅਸੀਂ आने शेल भी थे, रबड़ बुलेट्स भी थे, गिरफ्तारियां भी थे, मार कुटाइयां भी थी, सारा कुछ हमने, तो वो भी इन्होंने हमें इन्होंने झांके उतार दी है उसके। तो हम चाहते हैं कि वो तो स्ट्रीट पे सब कुछ होगा, मगर कोई ऐसी चीज भी होनी चाहिए जिससे इफेक्टिवली साथ साथ हमारी चीज भी लोगों के ज़हनों में बैठे, दुनिया को पता चले कि हुआ क्या है पाकिस्तान में। राइट, हम एक क्विक ब्रेक ले रहे हैं शेख साहब, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। शेख वकास हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, आपने खुद जिक्र किया कि लोग बार बार कह रहे हैं कि डील हो गई है, ये हर जगह डिस्कस हो रहा है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बातचीत हुई है या होनी चाहिए? देखें, हर जगह डिस्कस हो रहा है क्योंकि मीडिया इसको डिस्कस कर रहा है। हर जगह डिस्कस हो रहा है क्योंकि बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जहां पे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज नहीं दिखाई जाती हैं, हमारी पार्लियामेंट की तकरीरें नहीं दिखाई जाती हैं, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को उस तरीके से उजागर नहीं किया जाता है जैसे अपोजिशन का हक है पाकिस्तान की सबसे बड़ी का। मगर जब कोई डील की बात आती है, इस किस्म के मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे को बहुत से चैनल्स हैं जो एक मुनज़्ज़म तरीके से उसको प्रमोट करते हैं। तो कोई ऐसी डील वील नहीं है, ना कोई ऐसी बात है। ये लोग ये समझते हैं कि ये डील की बात करके खान ने कहा कि मैं इस यजीदियत के खिलाफ लड़ूंगा चाहे मेरी जान चली जाए। और ये सिर्फ कल नहीं कहा, मैं 4 महीने पहले मिला तब भी ये कहा, मैं 5 महीने पहले मिला तब भी ये कहा। मैं जब पहली दफा हलफ उठा के खान को मिलने गया तो उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, मेरी जान चली जाए, मगर मैं डट के खड़ा रहूंगा। और वो खड़े हुए हैं। जो कुछ हमारे साथ हो रहा है फरिया, जो हमने बर्दाश्त किया है, हमारे बच्चों ने, फैमिलीज ने, वर्कर्स ने, इमरान खान के चाहने वालों ने, यू रियली थिंक कि जिनकी डीलें होती हैं उनके साथ ये हशर होते हैं? अभी कल परसों तरसों ये जो भी गुजरे हुए दिन हैं, इनमें भी पंजाब के हमारे वर्कर्स के, हमारे कायदीन के घरों पे रेड्स हो, उनकी फैमिली को तंग किया, अभी भी किया जा रहा है। FIR, कोई किसी जिले में बैठा जमानतों के लिए, कोई किसी सूबे में बैठा हुआ, इसको डील कहते हैं। आज जिन बंदों को मिलने नहीं दिया, इसको डील कहते हैं। उनकी बेगम साहिबा लाहौर जाती हैं तो वहां पे पुलिस के मतलब घेरे दे दिए जाते हैं, इसको डील कहते हैं। मैं नहीं समझता कि ये कोई डील है। अब इनके दे आर रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस, क्योंकि डंडे से हुकूमत नहीं की जा सकती। आज की सदी में, आज के दौर में आप रियासत को डंडे से नहीं चला सकते, आप अवाम को डंडे से नहीं हाँक सकते। यू प्रमोट हेट्रेड, राइट, यू प्रमोट नफरत, but you don't promote discipline कि आप कहेंगे सीधे हो जाओ, PTI वाले उसी को सीधा कर देंगे, बोलो भी ना। ऐसे कैसे हो सकता है? बशीर साहब, ये तो PTI खुद कह रही है कि नवंबर में आ जाएंगे खान साहब बाहर,
जब कोई बातचीत नहीं है, कोई डील नहीं है, तो कैसे आप ये को लगता है ये हो जाएगा? अब ये तो अब जाती वाली बात है ना। कुछ लोगों ने, कुछ हमारे लॉयर्स ने आज से 3 महीने पहले, कुछ ने 4 महीने पहले कहा कि जी सारे केसेस खत्म हो रहे हैं, किसी केस के पल्ले कुछ नहीं है, अभी जनाब इस महीने आ सकते हैं या 2 महीने। तो क्या फिर उस वक्त भी डील थी, फिर उससे पहले भी डील थी। लॉयर्स हैं जिनका आप जिक्र कर रही हैं, और वो ये इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सारे केसेस को डील कर रहे हैं, उनको केसेस की इंटेंसिटी का पता है, केसेस के पल्ले क्या है उसका पता है। देन दे कनेक्ट डॉट्स, और फिर वो समझते हैं कि अगर ये सही तरीके से ट्रायल्स किए जाएं तो कोई बईद नहीं है कि खान साहब जो है वो इस महीने बाहर आ जाए। थोड़ी देर पहले असद उमर साहब का इंटरव्यू था काशिफ अब्बासी साहब के शो में। यू डोंट हैव टू एग्री विद हिम, बट कमेंट जरूर करें। उनका ख्याल ये है कि इस वक्त क्योंकि अदालती कार्रवाइयों में बहुत सारे अहम मामलात हैं, तो जो आपकी लॉयर्स की टीम है अब उसको सिर्फ अदालती मामलात पे लगा दें और पॉलिटिशियंस को दें अपने तमाम इंतजामी उमूर। हाउ डू यू लुक एट दिस सजेशन? मैं ये समझता हूँ कि ऐसे बुज़दिल लोग जो खान को आखिर टाइम में छोड़ के चले गए, हुकूमतों में वजारतों के मजे लूटते रहे, they are in no capacity to advise us. PTI understands better what to do, and I think he should keep his advices to himself. That would be a Okay, so 9 मई के केसेस में 8 नवंबर को लकूल दे दी जाएंगी बानी पीटीआई को, उसके बाद फर्द जुर्म आयद है। सो इट लुक्स लाइक कि एक और बैटल खड़ी है सामने। देखिए, हमें तो ये इत्ला है कि जो पंजाब में एटीसी के जजेस हैं उनको ये डायरेक्शंस दी गई है कि आप जल्दी जल्दी 9 मई के केसेस चलाएं और उनको सजाएं दें। आप ये देखें कि कल 9 मई के केस में पेशावर में एटीसी के जज साहब ने तमाम लोगों को एक्विट कर दिया क्योंकि कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं थे, कोई सबूत मौजूद, कोई सीसीटीवी फुटेज मौजूद नहीं थी, और सारे के सारे एक्विट हो गए। मैं ये समझता हूं कि इस प्रिंसिपल को देख लें, क्योंकि पाकिस्तान में जहां जहां भी 9 मई का कोई केस है कोई ठोस शवाहिद नहीं है। और खान साहब तो पहले कह चुके हैं कि अगर कोई सबूत है, कुछ शवाहिद है और किसी हमारे बंदे ने ऐसी शरारत की है जिसकी वजह से नुकसान हुआ है, 100 बिस्मिल्लाह, उसको सामने लाए, जुडिशियल कमीशन बनाए और जुडिशियल कमीशन में उसका फैसला कराएं, क्योंकि एक बहुत बड़ा वाकया बन गया है। हम तो सीसीटीवी फुटेज मांग मांग के मर गए, करें और उसको आप उसको लेके चले, क्या फर्क पड़ता है उससे। मगर हमें तो उस पर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैं ये समझता हूँ कि ये जो बड़ा इनडिसेंट किस्म की हेस्ट दिखाई जा रही है प्रोसीडिंग्स में और केसेस में, और अचानक ही केसेस खान साहब के कई उठा लिए गए जिनको छेड़ा नहीं गया था, तो ये कोई इससे भी अगर लोगों को समझ नहीं आती कि खान लड़ रहा है और वो कहते हैं कि डील हुई है, तो फिर मैं उन नकल के अंधों की अकल को सलाम ही कर सकता हूँ। मेरे पास तो और कोई कमेंट नहीं है। ठीक है, देखिए इससे तासुर यही है कि कोई डील कहीं नहीं है। बट शेख साहब, आपको क्या लगता है कि विदाउट डील नहीं कहते, विदाउट कॉन्वर्सेशन, विदाउट डायलॉग, विदाउट कुछ ले दे के अलावा और क्या ऑप्शन है आपके पास? मुझे आप ये बताएं, व्हाई शुड वी टॉक? डोंट वी डिजर्व जस्टिस? डोंट वी, आरंट वी पाकिस्तानीज? हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम इंसाफ मांग रहे हैं, हमें जजों ने इंसाफ देना है, हम क्यों किसी हुकूमत से इसकी भीख मांगे? कोई तो इस मुल्क में काम सीधा हो लेने दे, ये हमारा हक है। और अगर उस हक को लेने के लिए हम एक अनकन्वेंशनल अप्रोच में अभी तक डटे खड़े, तो फिर कम से कम लोगों को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। Why people are insisting and pushing कि go talk to them, go talk to them? Why? ये हमारा हक है, हम हक मांग रहे हैं। तो अगर अभी तक मांग रहे हैं, क्योंकि कन्वेंशनली तो यही होता है ना कि ठीक है जी लतर पै रहे ने और तुसी मुका लो या हुकूमत नाल मुका लो, जान छुड़ाओ। तो अगर अभी तक वो नहीं मुका रहे तो लेट्स अप्रिशिएट हिम। इंडीड। हमारे प्रोग्राम में ऐसा कैसे साहब थे, उन्होंने कहा कि अब हम फोकस करें कि अपोजिशन इत्तेहाद बनाया जाए, जमातों को साथ लेके चला जाए। इसमें कोई पेशरफ्त हुई है? इसमें क्योंकि उनके जिम्मे ये काम सौंपा गया था, तो बहुत सी जमातों से बात कर रहे हैं, बहुत सी जमातें ऑलरेडी साथ मिली हैं। बस ये जो मैंडेट चोर 1-2 जमातें हैं, इनको छोड़ के बाकी सबके साथ जो है अलायंसेस शेप अप होंगी आने वाले वक्तों में। राइट। 26वीं आईनी तरमीम के बारे में अब तासुर ये है कि आप लोग ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है? बिल्कुल नहीं, हम मुखालिफ थे, मुखालिफ हैं और मुखालिफ रहेंगे। जस्ट देखें, हमें चीफ जस्टिस की तैनाती के तरीके पे एतराज था, है और रहेगा। हमें जो फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस है उसके हवाले से एतराज था, है और रहेगा। और हम ये समझते हैं कि इन्होंने धौंस धांधली और बदमाशी से वो करवा तो लिया है,
but that doesn't mean we have to accept it. हमारी लीगल टीम इसकी ऑप्शन एक्सप्लोर कर रही है, and in coming days you will see we might challenge this. In the Supreme Court? Yes. Okay, so you are considering that. माजी में भी आपके देखें, माजी में भी अगर आप याद करें तो एक ऐसी, मुझे अब तरमीम याद नहीं कि वो 19वीं थी, 18वीं थी, कौन सी थी, जो कि विदाउट डिस्कशन आई और उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको ख़त्म किया सिर्फ ये कह के कि इट वाज नॉट प्रॉपरली डिस्कस्ड। MNAs, सेनेटर्स, पब्लिक एट लार्ज को इसके ऊपर डिलिब्रेशन का मौका नहीं दिया गया। तो बहुत से पॉइंट्स हैं, वी आर एक्सप्लोरिंग, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एक बात मैं करना चाहूंगा, मुझे याद नहीं आपने सवाल पूछे, आपने इंट्रो में एक खातून वज़ीर आला का सुनाया क्लिप जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे मुखालिफ की हेडलाइन है कि हमला कर दो, मार दो, ये है वो है, और जला दो और फलां कर दो। यही आपने एक क्लिप सुनाया, जो सारे क्लिप्स में से जिसने मुझे, आपकी क्या हेडलाइन है? ये तो आपके मुखालिफ की हेडलाइन है ना, जिसको एज अ चीफ मिनिस्टर होते हुए भी, जिसका IG और चीफ सेक्रेटरी आप लोग नहीं चेंज कर रहे पिछले 10 महीने से, चीफ मिनिस्टर होते हुए भी उसका प्रिविलेज भी है, आप उसके लीडर को नहीं मिलने दे रहे। पिछले 9 महीने में उसकी सिर्फ 3-4 मुलाकातें हुई अपने कायद से। चीफ मिनिस्टर होते हुए भी आप उसके सूबे को एक हॉस्टाइल सूबा समझते हैं, और जब वो सारी जिंदगी जहां पंजाब में वो पड़ा बला आया गया, वहां आते हुए भी आप उसको वो रोकते हैं, उसके रास्ते बंद करते हैं। KP की सरजमीन पे, KP के हाउस पे हमला करते हैं। ये वो चीफ मिनिस्टर है। आपकी तरफ हेडलाइंस क्या है? आपकी हेडलाइंस ये है कि आज एक MNA अनीका भट्टी के वालिद पे फ्रिज चोरी और LCD चोरी का मुकदमा दायर किया गया। फयाज चगड़ MNA के बेटे को अगवा करके प्लास से उसकी स्किन खींची गई। सादुल्ला बलोच MNA की बीवी और बेटी को अगवा किया गया। शफकत बलोच MNA के घर डेरे को तबाह किया गया। जावेद वड़ैच MNA रहीम यार खान से उनके डेरे को मस्मार किया गया। मुबीन जट हमारे गुजरावाला से MNA, उनकी फैक्ट्रियां सील करके फैक्ट्रियों में से सामान गायब कर दिया गया। उनके वालिद ने अपने आप पे तेल छिड़क के आग लगाने, एंड द हेडलाइन गोज ऑन, एंड दिस इज पंजाब, दिस इज हैपनिंग इन पंजाब। सो यू आर ट्राइंग टू बेसिकली, आप इसको एक्सटर्मिनेट करना चाहती हैं। अब हर वो आवाज जो आपके खिलाफ है, हर वो आवाज जो पुरअमन एहतजाज के लिए उठती है, हर आवाज जो 26वीं तरमीम के खिलाफ थी, ये हेडलाइंस है आपकी। रादर देन कि एक चीफ मिनिस्टर कहे कि मैं मर जाऊंगा और मैं आ रहा हूं अगर तुमने मेरे बंदों को नुकसान पहुंचाया, वो इतनी शर्मनाक नहीं है जितनी जमहूरी, एक सो कॉल्ड जमहूरियत के अंदर एक चीफ मिनिस्टर और एक प्राइम मिनिस्टर के होते हुए एक सूबे में ये हेडलाइंस आए, ये शर्मनाक है सारी। राइट, शेख वकास अकरम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। हम एक वक्फा ले रहे हैं, उसके बाद बहुत अहम इलेक्शन होने जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। प्रेसिडेंट कौन बनने जा रहे हैं अमेरिका के, इस पर बात करेंगे राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। अमेरिका के नए सदर कौन बनने जा रहे हैं, इसका फैसला 5 दिन बाद आने वाला है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की 47 रियासतों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 16 करोड़ से ज़ायद है। अब तक 5 करोड़ से ज़ायद वोटर्स हक़ के राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं। अमरीकी मीडिया का दावा यह है कि रियासत जॉर्जिया के 72 लाख वोटों में से 30 लाख से ज़ायद वोट ऑलरेडी कास्ट हो चुके हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात में 7 रियासतों का किरदार सबसे अहम होता है हमेशा, और इनको स्विंग स्टेट्स भी कहा जाता है। इनमें एरिज़ोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवाडा, शुमाली कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन शामिल हैं। डेमोक्रेट उम्मीदवार कैमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के माबैन ये जो दौड़ है, ये हमें लग रहा है कि ऑलमोस्ट नेक इन नेक है। लेकिन हतमी फैसला क्या होगा, फाइनल डिसीजन क्या होगा, उसमें ये स्विंग स्टेट्स मेन रोल अदा करने जा रही हैं। एक वक्त था कि अमरीकी सदारती इंतखाबात के दौरान सदारती उम्मीदवारों के माबैन बड़ी धुआंधार बहस मुबाहिसा होता था, बड़ी इम्पोर्टेंट इशूज़ के ऊपर बात होती थी, जिसकी बुनियाद पर वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करते थे। इन डिबेट्स को बड़े गौर से देखा जाता था। आजकल अमरीकी सदारती इलेक्शन में एक दूसरे को कचरा और दीगर नामुनासिब अल्फाज से याद करने की मुहिम चल रही है। सदर बाइडन ने कैमला हैरिस की हिमायत में
जब वोटर्स से बात की, हम जानते हैं कि पहले इस रेस में बाइडन साहब शामिल थे, फिर वो ड्रॉप कर गए और उनकी जगह उनकी जो वीपी हैं कैमला हैरिस, वो अब डेमोक्रेट कैंडिडेट हैं। मगर उन्होंने जो बात की उसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के हामियों को कचरा कहा। लेट्स वॉच दैट। जो बाइडन को बाद में इस बयान की खुद वजाहत भी देना पड़ी। व्हाइट हाउस के मुताबिक उनका इशारा असल में एक कॉमेडियन की जानिब था जो कि उनकी रैली में खिताब कर रहे थे। कैमला हैरिस ने भी खुद को फौरन डिटैच किया क्योंकि कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट थी। सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने इस बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने खाकरोबों का यूनिफॉर्म पहनकर वो एक ट्रक में अपने वोटर्स के पास गए। उन्होंने कहा कि मैं रिस्पेक्ट दे रहा हूँ और इस तरह की बात उनको नहीं कहनी चाहिए थी वोटर्स के हवाले से। किस तरीके से उन्होंने कैंपेन की, ये भी देख लीजिए। इन्हीं तुंदो तेज बयानात की वजह से अमरीकी इलेक्शन के बाद मुल्क में तशद्दुद के वाक़यात बढ़ने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। एक सर्वे के मुताबिक अमरीकी वोटर्स की बड़ी तादाद ने इंतखाबात के बाद तशद्दुद हो जाने का खदशा जो है वो जाहिर कर दिया है। हालिया सर्वे रिपोर्ट्स में कैमला हैरिस को ट्रंप पर जो एक बरतरी नज़र आ रही है वो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बरतरी नहीं है। हम उसको एक नज़र भी देख लेते हैं। कैमला हैरिस को 48.1% वोटर्स की हिमायत हासिल है अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे। डोनाल्ड ट्रंप को 46.7% वोटर्स की हिमायत हासिल है। 5.2% वोटर्स ने अभी तक किसी को वोट देने का फैसला नहीं किया। 57% वोटर्स को खदशा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप हार गए तो उनके हामी तशद्दुद पर उतर सकते हैं। 29% वोटर्स को कैमला हैरिस के हारने की सूरत में तशद्दुद भड़कने का खदशा है। 2/3 वोटर्स का कहना था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप हार जाते हैं तो वो शिकस्त कबूल नहीं करेंगे। 2/3 वोटर्स का ख्याल था कि शिकस्त की सूरत में कैमला हैरिस अपनी शिकस्त कबूल कर लेंगी। एक जानिब अमरीकी सदारती इलेक्शन में एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी जारी है तो दूसरी जानिब पाकिस्तान में भी इसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। तहरीक इंसाफ ने इस इलेक्शन से गैर मामूली तवक्कुआत लगा ली हैं। उनका कहना ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हो गए तो तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ज़रा देखिए। जबकि बानी तहरीक इंसाफ की हमशीरा अलीमा खान ने लतीफ़ खोसा से इख्तलाफ किया है, उन्हें भी देखिए। डोनाल्ड ट्रंप के आने से शायद खान साहब रिहा हो जाएंगे, कितनी सदाकत या कितना आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? अब फिर वहीं आगे वापस के हम गुलाम हैं। डोनाल्ड ट्रंप हमारे अब्बा है या हम उसकी कॉलोनी है, या ये मुझे समझ नहीं आती कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट आ रहा है। हम कौन है? हम पाकिस्तानी है, 24 करोड़ है। हमें अपनी इज्जत का तो ख्याल करना चाहिए कि हम अपने हक के लिए खुद खड़े हो जाएं। क्या अमरीकी सदारती इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप की जीत यकीनी है? क्या डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनते ही बानी तहरीक इंसाफ जेल से बाहर होंगे? ये तासुर क्यों है? हम इससे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है रिपब्लिकन पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, साबिक मुशीर रह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप के, साजिद ताहिर साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। ताहिर साहब, मुशाहिद हुसैन ने हमारे प्रोग्राम में भी ये किया फोरकास्ट के डोनाल्ड ट्रंप ही जीतेंगे। पोल्स इस वक्त नेक एंड नेक हैं, मुकाबला सख्त है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत से एनालिस्ट का ख्याल है कि इट विल बी अ डोनाल्ड ट्रंप विक्ट्री। आपका क्या ख्याल है? मुझे बड़े अरसे से ये कॉन्फिडेंस है। उसकी वजह ये है कि सारी दुनिया जल रही है और देखा जाए तो दुनिया के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी है। बाइडन कैमला हैरिस की जो हुकूमत थी वो एक उसके हमारे ओबामा की सारी पॉलिसीज की एक्सटेंशन थी। प्रेसिडेंट पुतिन, प्रेसिडेंट शी इसका फायदा उठाते रहे और अब तो आप जो देख रहे हैं इजराइल ने भरपूर फायदा उठाया है कमजोर वीक फॉरेन पॉलिसी का। आज मैं अगर किसी से पूछा जाए अमेरिकन से आज अमेरिका को कौन चला रहा है तो उसके पास कोई जवाब नहीं है। देखें आज बाइडन साहब कहाँ हैं। और दूसरा, कैमला हैरिस एक शॉर्टकट और एक पॉलिटिकल कू के जरिए सामने आई हैं। वो एक अपने प्राइमरी प्रोसेस में नहीं गई हैं, डिबेट्स नहीं हुई, उन्होंने नहीं पार्टिसिपेट किया। अमेरिकन अवाम जो है उनको वेट करने का मौका ही नहीं दिया गया। फिर वही पैसे जो बाइडन साहब ने अपने मैंडेट और अपने प्लान्स के बलबूते पर इकट्ठे किए थे वो भी कैमला हैरिस को दे दिए गए। तो इस वक्त एक अपहिल बैटल है अगेंस्ट डीप स्टेट और एस्टेब्लिशमेंट और इस नुकसान का है अमेरिका का है और दुनिया का है, क्योंकि जो वैक्यूम क्रिएट किया गया है दुनिया को समझ नहीं आ रही क्या होगा हमारे साथ। इन जंगों का दौर इसी तरह चलता रहा तो हम तीसरी दुनिया की एक जंग के धारे पर खड़े हैं एंड विच इज आज के दौर में 45,000 से ज्यादा फलस्तीनियों को इस तरीके से
कत्लेआम कर देना, जेनोसाइड कर देना, मेरा ख्याल है इसकी, और पूरी दुनिया इस वक्त खामोश है, इंक्लूडिंग इस्लामिक उम्मा जो है. It is an embarrassing situation, but all of this is happening due to the weak American policy. साजिद तारिक साहब, क्योंकि आपने ऑलरेडी जिक्र कर दिया मिडिल ईस्ट का, डोनाल्ड ट्रंप की एक ट्वीट है, मैं आपके सामने रख देती हूँ. During my administration, we had peace in the Middle East, and we will have peace again very soon. I will fix the problems caused by Kamala Harris and Joe Biden and stop the suffering and destruction in Lebanon. I want to see the Middle East return to real peace, a lasting peace, and we will get it done properly so it doesn't repeat itself every 5 or 10 years. आखिर में भी उन्होंने कहा है, वोट ट्रंप फॉर पीस. तासुर ये दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, जब वो सदर थे तो मशरिक़ वुस्ता में सुकून था. उन्होंने कहा है कि वो इस मसले को फिक्स करेंगे जो कैमला हैरिस और जो बाइडन ने शुरू किया. क्या आपके ख्याल से वो इजराइल को रोक सकते हैं, या ऐसा सोच भी सकते हैं कि लगाम डालेंगे इजराइल को? देखिए, मैं एग्री करता हूं इस बात से. डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो दौरे हुकूमत था उसके अंदर वो यही जंगी अहदाफ जो है वो हासिल करते थे, सैंक्शंस लगाकर, इकोनॉमिक सैंक्शंस और टैरिफ को बढ़ाकर, यही जंगी अहदाफ हासिल करते थे. और मेरा ख्याल में, क्योंकि ही इज अ बिजनेसमैन, और मेरा ख्याल में यही बिल्कुल अप्रोच दोबारा काम कर सकती है. ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएं, इजराइल को सैंक्शंस की थ्रेट दी जाए, उनको असला देना बंद किया जाए, और वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप साहब बिलीव करते हैं कि इजराइल को जल्द से जल्द अपना ऑपरेशन मुकम्मल करके वापस जाना चाहिए. मेरा ख्याल है क्योंकि 21st सेंचुरी में इस तरह लोगों को बेदरेक मारना, जिस तरीके से इस वक्त जो मुजालिम ढाए जा रहे हैं, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती. मेरा ख्याल में इट वॉन्ट वर्क. और उसके बाद नेटो की फंडिंग बंद करेंगे. $295 बिलियन अमेरिका का खून पसीना जो है यूक्रेन को दे दिया गया है. हालांकि जंग यूरोप की है और यूरोप इसमें अपना पूरा हिस्सा नहीं डाल रहा. फॉल ऑफ काबुल के बाद डी डॉलराइजेशन शुरू हो चुका है. पेंटागन डीमोरलाइज्ड है, पुलिस डिपार्टमेंट डीमोरलाइज्ड है अमेरिका के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिपल कर रहा है. 21 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स आ चुके हैं और उनको एक मंसूबे के तहत जो है स्विंग स्टेट्स के अंदर आबाद किया जा रहा है ताकि अमेरिका को वन पार्टी रूल बनाया जा सके और रिपब्लिकन पार्टी का खात्मा किया जा सके. मेरे ख्याल में ये बहुत खतरनाक अज़ाइम है, इनको रोकना होगा. दुनिया के लिए खुद ये जिक्र किया है डोनाल्ड ट्रंप की. एक और जो मैसेज है एक्स के ऊपर, वो मैं आपके सामने रखती हूँ. उन्होंने कहा पेंसिल्वेनिया में 2600 जाली बैलेट पकड़े गए हैं और हजारों फ्रॉड वोटर्स की रजिस्ट्रेशन की जा रही है. एल्यूडिंग टू दिस एक्यूजेशन कि वहां पर धांधली होने का खदशा है, क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, इस वक्त भी अगर देखा जाए तो आधा अमेरिका डिवाइडेड है. आधा अमेरिका ये समझता है कि 2020 के इलेक्शन भी मेल इन वोटिंग के जरिए उनसे चुराया गया था. उस वक्त कोविड था और इस चीज का भरपूर इस्तेमाल किया गया. दुनिया की किसी डेमोक्रेसी के अंदर इसकी मिसाल नहीं मिलती कि एक दिन इलेक्शन हो और महीना महीना उसकी काउंटिंग होती रहे, कोई पूछने वाला ना हो. और दूसरा, एक सबसे बड़ी ज्यादती ये है कि अमेरिका के अंदर इलेक्शन लॉज हर स्टेट के अलग हैं, हर काउंटी के अलग हैं. और उसके बाद किसी आईडी के बगैर इस वक्त आप अमेरिका में कोई काम आइडेंटिफिकेशन के बगैर नहीं कर सकते. लेकिन सितम सिर्फ ये है कि डेमोक्रेट पार्टी आइडेंटिफिकेशन के खिलाफ है. तो दर हकीकत यहाँ पे देखा जाए तो अमेरिका के अंदर फ्रॉड करने के कई मुख्तलिफ किस्म के हथकंडे मौजूद हैं और यही इस वक्त जमहूरियत को सबसे बड़ा खतरा है. डोनाल्ड ट्रंप साहब की खबर आज मैंने सुबह पढ़ी थी, जिसके बारे में ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है, अमेरिकन मीडिया भी इस चीज की गवाही दे रहा है कि मैसिव फ्रॉड होने के खदशात मौजूद हैं. जहां जहां डेमोक्रेट मेयर या गवर्नर मौजूद हैं वहां पे अपने अपने हथकंडे इस्तेमाल करेंगे. और ये जिस तरह मैं बता रहा हूं कि दिस 2024 इलेक्शन विल बी वेरी डिसाइसिव फॉर अमेरिका एंड फॉर द वर्ल्ड. ओके, अब थोड़ा सा मुस्लिम वोट एंड पाकिस्तानी वोट के ऊपर देखते हैं. गुज़िश्ता इंतखाबात में 80% मुस्लिम वोटर्स ने जो बाइडन को वोट दिया था और सर्वे के मुताबिक अब सिर्फ 29% मुस्लिम वोटर्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं, यानी डेमोक्रेट पार्टी को. व्हाट डू यू थिंक, ये मुस्लिम वोट या जो पाकिस्तानी निजात अमेरिकन का वोट है, ये किस तरफ जाता नजर आ रहा है? देखिए, पहली दफा हिस्ट्री में मैंने डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ पिछले दोनों इलेक्शंस के अंदर काम किया. 2016 में तकरीबन 7% मुसलमानों ने वोट दिए. ये तादाद बढ़ के 2020 में 20 के करीब 17 और 20% तक गई. इस वक्त गाजा एक बहुत बड़ा डिस्कशन है, ना सिर्फ मुसलमानों के दरमियान बल्कि अमेरिकन के दरमियान.
इस वक्त 52% मुस्लिम अमेरिकन जो है उन्होंने एंडोर्स किया है, डोनाल्ड ट्रंप को वोट देंगे। मिशिगन एक बहुत बड़ी स्टेट है जहां मुसलमान आबादी मौजूद है, उन्होंने एंडोर्स किया है। कई शहरों के मेयर जो है वो मुसलमान हैं, उन्होंने एंडोर्स किया है। और इस जो एक बहुत, आज जब मैंने सुबह रिपब्लिकन पार्टी के हेडक्वार्टर से बात की, जहां भी इस वक्त कैरेंस जा रही हैं, लोग आगे से गाजा के नारे लगा रहे हैं, जंग बंदी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक केआस मौजूद है। यहाँ पे एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि जब मिशिगन से मुसलमान मसाजिद के इमाम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को एंडोर्स कर रहे थे, तो उनका आखिरी फिक्रा ये था कि ही इज अ प्रेसिडेंट फॉर पीस नॉट फॉर वॉर। और मेरे ख्याल में ये देखा जाए, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब का पलड़ा इसलिए भारी है कि उनके 4 साल के अंदर कोई भी जंग शुरू नहीं की हुई, और इसी का वो क्रेडिट लेना चाहते हैं। साजिद तार साहब, आपने 18 अक्टूबर को एक ट्वीट किया, आपने कहा पाकिस्तान हारा है और मैकियावेली जीत रहा है। आपका इशारा किस तरफ था? मेरी तरफ उस वक्त देखें, इस वक्त अगर देखा जाए तो पावर पॉलिटिक्स में एक नई तारीख रकम की जा रही है। रोजाना डेली बेसिस पे एक टॉक्सिक बयानात दिए जाते हैं जेल के अंदर से, और बार बार बच्चों को कहा जाता है कि ये सियासत नहीं जिहाद है। लाशों को देखना चाहते हैं सिर्फ पावर पॉलिटिक्स के लिए। इनके पास 3 करोड़ बच्चे इस वक्त स्कूलों में नहीं जा रहे, उसके लिए कोई हल मौजूद नहीं है। 4 करोड़ बेगर्स, भिखारी, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि दूसरे वस्ती रियासतों में मौजूद हैं, उनके बारे में इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। यहाँ पाकिस्तानी बच्चों को गलत रास्ते पे लगाकर अपने बच्चों को लंदन के स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तालीम दी जा रही है। मेरा इशारा उन्हीं की तरफ है जो पावर पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं, लेकिन उनके पास प्लान कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान को नहीं बचाना चाहते, सिर्फ अपनी पावर पॉलिटिक्स को बचाना चाहते हैं। आपके बयान से तो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स के दिल टूट जाएंगे, क्योंकि एक उम्मीद लगाकर बैठे हैं पीटीआई के कुछ लोग कि तहरीक इंसाफ के बानी जेल से बाहर आ जाएंगे इफ इट्स अ रिपब्लिकन गवर्नमेंट और इफ इट्स अ डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट। मेरे ख्याल में इनको सोचना चाहिए कि अच्छी हिस्ट्री की कोई अच्छी सी किताब 100-200 रुपए की लेके पढ़ने की कोशिश करें। माजी में इस तरीके से कभी नहीं हुआ कि एक थर्ड पार्टी, एक दूसरे मुल्क का सदर जो है वो किसी दूसरे सॉवरेन कंट्री की जुडिशियल सिस्टम के अंदर इंटरफेयर करे। मुझे इसकी कोई मिसाल नजीर नजर नहीं आती इस तरह की। लेकिन फिर वो कहते हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो क्या हरज है। 4-5 यूट्यूबर्स की ये पार्टी है और वो सुबह शाम अपने डॉलर भी बनाते हैं और पाकिस्तान की स्टेट को भी चैलेंज करते हैं। देखें, इंग्लैंड के अंदर जो हुआ है वो लाहौर से अपना बंदा पकड़ के ले गए हैं। इन्होंने अगले दिन एक बिल्कुल फिक्शनल आंटी बनाई और कल इन्होंने फाइज ईसा का एक लड़का बना दिया, लेकिन इनको पूछने वाला कोई नहीं है। यही इस मुल्क के अंदर सिज़म ज़रीफी है कि इनके खिलाफ घेरा तंग नहीं किया जाता। जो अमरीकी अरकान कांग्रेस ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए प्रेसिडेंट जो बाइडेन को लेटर लिखा है, उसका कोई प्रेशर पड़ सकता है? मेरा खत लिखने वालों से और खत लिखवाने वालों से ये क्वेश्चन होगा कि आपको पता है कि जो बाइडेन इस वक्त कहाँ है, कौन सी बेसमेंट में है, होश में है या होश में नहीं है? व्हाइट हाउस ने खुद कहा है कि वो सुबह 10 बजे से लेकर सिर्फ 5 बजे तक होश में हैं। तो किसी ने पूछा था अगर 8 बजे इमरजेंसी हो जाए तो क्या होगा? ऐसे प्रेसिडेंट को खत लिखने का, लिखवाने का क्या फायदा होगा? मेरे ख्याल में उसका कोई फायदा नहीं है। दुख के साथ कहूंगा, जिन कांग्रेसमैनों ने ये खत लिखा है उन्होंने इजराइल की सपोर्ट में भी खत लिखा है, उन्होंने और भी कई चीजें की हैं। काश ही अच्छा ही होता कि उन 3 करोड़ बच्चों के लिए खत लिखा जाता जो इस वक्त पाकिस्तान में स्कूलों में नहीं जा रहे। काश उनके मुस्तकबिल के लिए कोई खत लिखा जाता। लेकिन क्या करें, हमारी 77 की हिस्ट्री में किसी ने भी पाकिस्तान को प्रमोट करने की कोशिश नहीं की। मेरे जैसे पाकिस्तानियों का यही एक अलमिया है कि हम अपने पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं हैं, पाकिस्तान से प्यार नहीं करते। राइट। अगर इजाजत दें, अमेरिकी इंतखाबात की इलेक्शन मुहिम जोरों पर है, यू आर इन पाकिस्तान। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब इस वक्त यूएस में मौजूद है। एक ऐसे ही विस्पर है कि शायद कोई मैसेजिंग हो रही है, वो भी कोई मैसेज दे रहे हैं, आप शायद कोई मैसेज लेकर आए हैं। व्हाई आर यू इन पाकिस्तान एट दिस टाइम? देखिए, मैसेज मैं दर हकीकत इस वक्त अगर देखा जाए तो मैं अपने एक जाती टूर पर हूँ पाकिस्तान। हाँ, मेरी मुलाकातें जरूर होती हैं। मैं एक जख्मी और एक दर्दमंद पाकिस्तानी हूँ। मेरी मादरे मिल्लत है, ये मेरी माँ है, और जो लोग इसके साथ ज्यादती कर रहे हैं मुझे सख्त तकलीफ होती है।
और अल्टीमेटली मेरा पर्सनली मेरा कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है पाकिस्तान के अंदर किसी पार्टी के साथ। मेरी पार्टी का नाम पाकिस्तान है और मैं पाकिस्तान के लिए आज भी खड़ा हूं, थैंक कल यू भी सो खड़ा मच रहूंगा। साजिद ताहिर साहब, आपने कहा कि आपका कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली यूएस में जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है उसके हवाले से उन्होंने हमें ब्रीफ किया। इसके ऊपर यूएस इलेक्शन के हवाले से आप GNN पे ट्रांसमिशन भी देखेंगे, सो कीप योर सेल्फ पोस्टेड, हमें देखते रहिए। हम अब आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन एक सर्वे की रिपोर्ट आपको बताते चलें। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट ये कह रही है कि इस इलेक्शन में जो जनरेशन Z है, और वो बहुत ज़्यादा एक्स फैक्टर रही है पाकिस्तान के इलेक्शन में भी, उनकी उम्रें 18 से 27 साल के दरमियान में हैं, वो बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं और वो बहुत ज़्यादा डिटर्मिनिंग फैक्टर हो सकते हैं। लेट्स नॉट फॉरगेट कि जो मिडिल ईस्ट का क्राइसिस है उसने यूथ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है। आपने अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये मामला देखे हैं, सो उसका असर यकीनन होगा। वी विल कीप यू पोस्टेड, डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।